नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग और पृथ्वी मंत्रालय के द्वारा आज आने वाले मानसून सीजन पे बारिश का पूर्वानुमान किया जा रहा है। परिमाणात्मक रूप में देखें तो पूरी भारत में जून से सितंबर के अंदर जो बारिश होने वाला है वो लॉन्ग पीरियड एवरेज का 96% होने का पूर्वानुमान किया जा रहा है। लॉन्ग पीरियड एवरेज का मतलब होता है कि 1971 से 2020 के बीच में जो बारिश रिकॉर्ड किया गया, इसको आधार करके एक एवरेज फिगर निकाला गया जो है 87 सेंटीमीटर पर कंट्री एज ए होल। जब मैं 96% रेनफॉल का पूर्वानुमान कर रहा हूं, इसका मतलब है कि 87 सेंटीमीटर की 96% यानी लगभग 83.5 सेंटीमीटर रेनफॉल पूरी देश में रेनफॉल होने का पूर्वानुमान किया जाता है। और ये जो मॉडल का पूर्वानुमान है, ये मॉडल का एरर होता है +-5%, यानी 96% पूर्वानुमान के हिसाब से एरर हो सकता है, माने पूर्वानुमान का वेरिएशन हो सकता है 91% से 101%। सबसे बड़ी बात यह है कि जो 96% का पूर्वानुमान किया गया, वो पूर्वानुमान नॉर्मल रेनफॉल कैटेगरी का पूर्वानुमान है। यानी हम लोग 2023 में जून से सितंबर के पीरियड में मॉनसून रेनफॉल नॉर्मल होने का पूर्वानुमान कर रहे हैं और क्वांटिटेटिवली ये 96% +-5% होने का पूर्वानुमान कर रहे हैं। जो लार्ज स्केल फीचर्स जिसकी वजह से मानसून सीजन का रेनफॉल इंडिया में प्रभावित होता है, इसमें प्रमुख होता है लानिना और एल नीनो कंडीशंस। विंटर में आप देखे होंगे कि लानिना कंडीशंस अप टू फरवरी प्रिवेल कर रहा था, जो कि इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन का सी सरफेस टेम्परेचर के ऊपर आधारित है। अभी वो लानिना कंडीशन चेंज होते हुए एक न्यूट्रल कंडीशन में परिणत हो गया, यानी अभी ना ये लानिना है ना ये एलिनो है। मगर जो मॉडल्स का पूर्वानुमान है, इसके हिसाब से मानसून सीजन के दौरान न्यूट्रल कंडीशन से एलिनो कंडीशंस इवॉल्व होने का पूर्वानुमान किया जा रहा है और मोस्ट प्रोबेबली ये जुलाई महीने के आसपास डेवलप होने का पूर्वानुमान किया जा रहा है। हमारा जो विश्लेषण है, इससे पता चलता है कि सेकेंड हाफ ऑफ मानसून सीजन के साथ एल नीनो का रिलेशनशिप ज़्यादा स्ट्रांग है। जैसे कि हमारा पूर्वानुमान है कि जुलाई के आसपास एल नीनो कंडीशंस डेवलप हो सकता है। इसका मतलब यही होता है कि सेकेंड हाफ ऑफ मानसून सीजन 2023 के ऊपर एल नीनो डेवलप हुआ तो इसका असर पड़ सकता है। फिर भी आप सीजन पूरा देखें तो नॉर्मल रेनफॉल होने का पूर्वानुमान किया जा रहा है। और एक बात मैं बोलना चाहता हूं कि 1951 से देखकर 2022 तक अब सभी सालों का एल नीनो, लानिना, न्यूट्रल कंडीशंस वगैरह एनालिसिस करे देखा जाए, ऐसे 15 साल रहा जब एल नीनो कंडीशंस डेवलप हुआ है। मगर ये 15 सालों से 6 साल ऐसे रहा जब नॉर्मल नहीं तो एबोव नॉर्मल रेनफॉल रिकॉर्ड किया गया। सो मेरा मतलब यही है कि एल नीनो के साथ मॉनसून सीजन रेनफॉल का ऐसे 1-to-1 रिलेशनशिप या डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। ऐसे 40% ईयर्स होता है जब एल नीनो के साथ भी नॉर्मल नहीं तो एबोव नॉर्मल रेनफॉल रिकॉर्ड किया गया है। दूसरा जो लार्ज स्केल फीचर है जो इंडियन मानसून को प्रभावित करता है, वो है इंडियन ओशन डाइपोल। इंडियन ओशन में वेस्ट इक्वेटोरियल इंडियन ओशन और ईस्ट इक्वेटोरियल इंडियन ओशन का जो सी सरफेस टेम्परेचर की डिफरेंस वजह से एक डाइपोलर बिहेवियर डेवलप होता है। कभी कभी वेस्ट इक्वेटोरियल इंडियन ओशन वार्मर होता है तो कभी कभी ईस्ट इक्वेटोरियल इंडियन ओशन वार्मर होता है। जब वेस्ट इक्वेटोरियल इंडियन ओशन वार्मर होता है, इसको पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल बोला जाता है और अपोजिट को नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल बोला जाता है। जब वेस्ट इक्वेटोरियल इंडियन ओशन वार्मिंग ज़्यादा होता है, यानी पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल डेवलप होता है, तब
साउथ ईस्ट मानसून का क्रॉस इक्वेटोरियल फ्लो यानी सदर्न हेमिस्फीयर से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को जो विंड फ्लो होता है, एक्टिव होता है, स्ट्रांग होता है, सो मानसून रेनफॉल अच्छा होता है। सो पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल मानसून के लिए अच्छा होता है। और अभी जो न्यूट्रल इंडियन ओशन डाइपोल कंडीशंस प्रिवेल कर रहा है, पूर्वानुमान यही है कि ये पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल मानसून सीजन के जरिए डेवलप हो सकता है। सो ये फेवरेबल हो सकता है। तीसरा है कि स्नो कवर एरिया स्पेशली ओवर यूरोप और एशिया और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोल सकते हैं आप। स्नो कवर कम होने से मानसून सीजन में रेनफॉल जो होता है वो फेवरेबल होता है। स्नो कवर ज़्यादा होने से ये अनफेवरेबल होता है। और इस साल विंटर सीजन में या स्प्रिंग सीजन में दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च महीना का स्नो कवर आप देखें तो नॉर्मली जितना स्नो कवर होता है इससे कम हुआ है, यानी बिलो नॉर्मल स्नो कवर दिखाई दिया गया, जो कि फेवरेबल है इंडियन मानसून के लिए। सो जो एलिनो कंडीशंस का डेवलप होने का जो भी पूर्वानुमान है, इसमें जो नेगेटिव इम्पैक्ट होने वाला है, इसको काउंटर करने के लिए पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल और बिलो नॉर्मल स्नो कवर भी प्रिवेल कर रहा है। ये सभी को देखते हुए और डायनामिकल मॉडल और स्टैटिस्टिकल मॉडल का कंसेंसस को देखते हुए इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और मिनिस्टर ऑफ आर्थ साइंसेस आज ये पूर्वानुमान जारी कर रहे हैं कि भारत में 2023 में जून टू सितंबर में होने वाले बारिश नॉर्मल कैटेगरी में होगा और क्वांटिटेटिवली 96% ऑफ लॉन्ग पीरियड एवरेज होने का संभावना है। और ये पूर्वानुमान का फिर अपडेट हम जारी करेंगे मई महीना में लास्ट वीक में, जबकि पूरा इंडिया की रेनफॉल के पूर्वानुमान के साथ साथ रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी पूर्वानुमान भी दिया जाएगा। और इसके साथ साथ जून महीना में होने वाले बारिश का पूर्वानुमान और डिफरेंट होमोजेनियस रीजन्स में होने वाले बारिश का पूर्वानुमान और जो कोर जोन है मानसून का, जो कि मेनली रेनफेड एरिया होता है सेंट्रल इंडिया, उसका भी स्पेशल पूर्वानुमान जारी किया जाएगा। धन्यवाद। Asim, just सर hold. We will come. Asim. सर मुझे लगता है कि ये छठा साल होगा जबकि मानसून सामान्य रहेगा एक ट्रेंड में, अगर हम देखें तो पिछले 6 सालों में। तो आपको लगता है कि ये कुछ क्लाइमेट चेंज हो रहा है या मानसून एक अब आगे सामान्य ही रहेगा? ये वजह क्या है इसके पीछे? देखिए, मानसून एक लार्ज स्केल फेनोमेना होता है, ग्लोबल फेनोमेना होता है और इसका बहुत सारे लार्ज स्केल फीचर्स होता है और रीजनल फीचर होता है। और मैं लार्ज स्केल फीचर्स की बात किया और आप जैसे आपने बताया कि लास्ट कुछ सालों में अच्छा मानसून रहा है। मानसून एक इपोकल बिहेवियर दिखाता है, जैसे 3 डिकेड्स अच्छा बारिश होता है तो फिर 3 डिकेड्स कम बारिश होता है। इससे पहले जो अभी डिकेड चल रहा है, इससे पहले जो डिकेड चल रहा था वो नेगेटिव इपोक चल रहा था, यानी हम बहुत सारे डेफिशिएंट रेनफॉल ईयर्स और बिलो नॉर्मल रेनफॉल ईयर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो हुआ भी। अभी ये ट्रांजिशन हो रहा है, जो बिलो नॉर्मल इपोक से अभी नॉर्मल होते हुए एबो नॉर्मल इपोक की तरफ गति कर रहा है लॉन्ग टर्म पे। 176. So Meghna Mittal from Money Control, you said that in the El Nino conditions might impact the monsoon in the latter half in July. Can we see then lessening of the rainfall in the second half of the monsoon, and is that a worry for the farmers? No, actually, yes, when compared to the normal, it will be less than the normal in August, September, whatever is happening in the normal, from that it will be less. But we have taken into account of total season, it will be normal. सर मदन जड़ा हिंदुस्तान अखबार से हूँ। ये जैसे आजकल कुछ सालों से हम रेगुलरली देख रहे हैं कि कई एजेंसियां मौसम की फोरकास्टिंग कर रही हैं, इस साल भी हुई है। तो इसको लेके क्या सरकार की नीति है कि कोई भी फोरकास्ट कर सकता है, कि हम भी कर सकते हैं? तो इस पे जरा क्लियर कीजिए कि क्योंकि कई बार कंफ्यूजन होता है, कुछ चीजें रिपीट होती हैं, कुछ चीजें कई बार क्लैश भी करती हैं। तो इसमें क्या पॉलिसी है गवर्नमेंट की? कोई फोरकास्टिंग कोई भी कर सकता है? क्योंकि एक बार बहुत पहले भी ऐसा हुआ था, तो फिर उस ऑर्गेनाइजेशन को मना कर दिया गया था कि आप नहीं करेंगे। तो अभी क्या पॉलिसी है? देखिए, धन्यवाद नवीन जी। कोई भी देश आप दुनिया में देखें तो सभी देश में एक नोडल एजेंसी होता है पूर्वानुमान देने के लिए, और नोडल एजेंसी रिकॉग्नाइज्ड होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, जैसे इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट
वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की एक हिस्सा है 193 कंट्रीज का, और ऑफिशियल लेवल पे सभी पब्लिक के लिए हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि हम फोरकास्ट दें, और वो फोरकास्ट जुडिशियस हो, रीजनेबल हो, टाइमली हो, और इसका अकाउंटेबिलिटी भी हो। सो कोई भी फोरकास्ट दे दे और अकाउंटेबिलिटी नहीं रहे, इसमें लोगों को प्रॉब्लम्स हो सकता है। और इसलिए मैं आपके ज़रिए सभी को ये अनुरोध करूंगा कि आप ऑफिशियल फोरकास्ट जो इंडिया मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट से इशू हो रहा है, इसको आप बिलीव करें, इसको प्रयोग करें। मैं आपको सभी को धन्यवाद देता हूं कि आप लोग बिलीव किए हैं। हमारा जो सर्वे बताता है कि भारत मौसम विज्ञान विभाग का जो पूर्वानुमान है, इसको लोग बिलीव करते हैं और यूज करते हैं। और मुझे ये विश्वास है कि भविष्य में भी हम आप लोगों के जरिए लोगों के पास पहुंचाएंगे, और ऑफिशियल फोरकास्ट बहुत अच्छे ढंग से और अच्छे एक्यूरेसी के साथ। 100 number, madam. Sir, Rekha Dikshit from IIT Madras Shastra Magazine. So my question is, you said normal across the country. I know this is the first forecast, but some of the slides you shared showed that there is high probability of, less rainfall in certain areas. Could you elaborate on that? Also, are you also, would you say that while we have 96% for the entire year, the distribution over a period of time may not be that good? Already you're saying that El Nino might have some negative impact. So are we going to see, a lot of rain in certain months and then big dry patches in the other subsequent ones? धन्यवाद मैडम। We have issued the long range forecast for the country as a whole, and also the probability of occurrence of above normal, below normal, and normal rainfall in different parts of the country. This exercise we have started in 2021, and this is the third year. This is based on the best climate models available in the world, and we have developed some kind of robust statistical mechanism based multi-model ensemble forecast. And we have seen this forecast performance of this scheme is quite better. As for this forecast issued for this year, we are expecting normal rainfall over many areas of peninsular India. So that means that includes Karnataka, Kerala, Goa, and Andhra Pradesh, southern parts of Telangana, Tamil Nadu, Puducherry. Also East Central India like Chhattisgarh, Odisha, and Eastern India like Jharkhand, Bihar. We also expect the normal to above normal rainfall activity in northeastern states like Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Nagaland, Manipur. We are also expecting, and at the same time also above normal rainfall over Jammu and Kashmir, Punjab, some parts of Uttar Pradesh. Normal to below normal rainfall is likely over some areas of northwest India like say Rajasthan and Haryana and Uttarakhand, etc. We are also expecting some kind of normal to below normal rainfall activity over Maharashtra, northern parts of Telangana, and Gujarat. So this is the forecast issued in the month of April. So this forecast will be further updated with the initial condition of the model in the month of May. To follow up this forecast, as you told, the intra-seasonal variations, certainly there will be large intra-seasonal variation in monsoon season. Therefore, IMD and MOES has introduced a seamless forecasting system. The seasonal forecast is followed by a monthly forecast that I told it will be issued for the month of June by the end of May. That monthly forecast is followed by the extended range forecast, that is forecast for next 2 weeks to 4 weeks. And for each week, we provide the forecast of the dry spells or wet spells in meteorological subdivisions. It is followed by then the medium range forecast up to 7 days at the district level, indicating the various types of rainfall forecast and also the heavy rainfall warning. Following that, on the day of occurrence of rainfall, we go for the nowcast, which is updated every 3 hours for all the districts in the country with respect to severe weather.
No, no, the weightages are different. The weightages are different in the statistical. Pardon? See, basically it is Can not you only. quantify the difference? No, no, this is not the only 3 parameter for a statistical model. There are many parameters, but the dominant things have been told. That's all. It is not that only these 3 parameters determine entire things. So in the statistical model, and not only statistical, but also we are looking at the dynamical model. There is not. No. How many No. statistical model? How many? The parameters? statistical model says 6 parameters, and the dynamical model takes into consideration all the dynamics of atmosphere and ocean. For all the parameters or any other parameters, that is taken into consideration. And so we have moved from statistical to dynamical. We are utilizing both the models, but it is dominantly now dependent upon the dynamical forecasting system based on the best climate models in the world. So just to double check. So there are 2 positive factors for this year and 1 negative factor that is a bit moderate. Is that El Nino you said is moderate, and positive factors are IOD, positive IOD, and the Eurasian snow cover is likely to be less. So that is why you are saying monsoon will be normal, right, sir? It is not simply based on 3. I just explained the 3 important large-scale parameters, but it is based on the models. The models also suggest like that. In addition to that, Sure. Thank you. It is only major reasoning. That's all. Yeah, I mean, I'm just saying 2 big positive factors and 1 negative factor, big, but that is going to be moderate, Yes, right, yes. sir? yes, Just for you a are right. layman, I mean, we have to explain to the layman, right? Yeah, You are right. yeah. You are right. Hello. Yeah, sir, Prabhudat from Hindu Business Line. Sir, you said dynamical model and statistical model combined together. These are the probabilities you have mentioned. Can you separately mention what is the, in dynamical model, what is the probability for a normal monsoon? The forecast which is issued is 96%. That is calculated in 2 ways. One is the statistical ensemble forecasting system based on 6 parameters. Other one is the dynamical forecasting system. And the dynamical forecast system is the multimodal ensemble, which is based on the best climate models available in the world. Both the models are suggesting 96% each. Okay. So therefore, there is a very good consensus among the models that it will be around 96% plus minus 5%. But if you go to simply statistical model with the probability, and that indicates that there is 35% probability for occurrence of normal rainfall against the climatological probability of 33%. Actually, the dynamical model is not one. There are many models, including Indian model. There are many international model also. We look at it. No. There is like northern hemispheric temperatures, the pressures, etc. So the different parts. It is available in the website. So, but these are the large scale features. Are these 3 important large scale features? हेलो सर, सवाल यह है कि इस बार गर्मियों में तापमान कितना पहुंचने का अनुमान है, और दूसरा यह है कि फरवरी के महीने में बहुत ज्यादा गर्मी रही है और कई साल का रिकॉर्ड टूटा है, उसकी क्या वजह रही है? सो आप 2 क्वेश्चन रहा इसमें. पहले मैं फरवरी की बात कर लूं. फरवरी महीना में जैसे आपने बताया, यस, ये एक वार्मेस्ट ईयर था, जबकि आपका डे टेम्परेचर बहुत हाई रहा, बट नाइट टेम्परेचर वाज नियर नॉर्मल. सो इसका वजह ये था कि फरवरी महीने में हम लोगों को ज़्यादा कुछ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं मिला जैसे मार्च महीने में आपको मिला है. मार्च महीने में 7 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आया और बारिश अच्छा हुआ. अभी 24% एक्सेस रेनफॉल है मार्च महीना के साथ साथ अप्रैल महीने में भी. मगर फरवरी महीने में ऐसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं आने के कारण बारिश बहुत एफिशिएंट रहा और डे टेम्परेचर राइज हुआ नॉर्मल से. और पूर्वानुमान की बात करें, सो हम लोगों का पूर्वानुमान भी था फरवरी महीना के लिए कि डे टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, और आने वाले समर पीरियड के लिए हम पूर्वानुमान जारी किए हैं कि अप्रैल में जून के दौरान सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में टेम्परेचर नॉर्मल से ज़्यादा रहेगा. और स्पेशली अप्रैल का बात करें
इसमें हम बोला था कि टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं रहेगा और हीट वेव कंडीशंस जो अप्रैल में है, इसका प्रॉब्लम नहीं था कि ईस्टर्न इंडिया में स्पेशली ओडिशा, गंज वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, इस एरिया में हीट वेव कंडीशंस डेवलप हो सकता है ये अप्रैल महीना के लिए। और अप्रैल में जून ये पीरियड ले तो ये ईस्टर्न इंडिया में ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है और वेस्टर्न इंडिया में कुछ हिस्सा में भी डेवलप हो सकता है हीट वेव कंडीशंस। एंड एज ऑफ टुडे मैं आपको बोल के रखूँ, टेम्परेचर ईस्टर्न इंडिया में राइज हो रहा है और टेम्परेचर नियर नॉर्मल टू स्लाइटली अबव नॉर्मल है। नेक्स्ट 5 डेज के लिए टेम्परेचर राइज हो रहा है और आइसोलेटेड प्लेसेस में हीट वेव कंडीशंस डेवलप हो सकता है। Thank you very much, friends.